हेलो फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि किस तरीके से जो उर्दू ज़ुबान है वो दक्कन में आई है और उसके रिलेटेड हमने बहमनी सल्तनत देखी। देन उसके बाद में हमने आदिल शाही देखी और कुतुब शाही देखी और पूरा प्रोसेस देखा कि किस तरीके से एक ज़ुबान दूसरी जगह पे आने के बाद में कैसे फ्लरिश हुई। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जो उर्दू ज़ुबान दक्कन से आई थी, तो उसके यहाँ पर जब दक्कन में आई तो दक्कन में आने के बाद में क्या असबाब रहे जिसकी वजह से उर्दू का जो पौधा है वो एक नशोनुमा पा सका। तो हम क्योंकि असबाब पे एक पूरा क्वेश्चन ही पूछा जाता है, तो दक्कन में उर्दू का हमारा टॉपिक चल रहा है और उसी में कंटिन्यूस में हम देखेंगे कि इसके असबाब क्या थे, यहाँ पे फ्लरिश होने के असबाब क्या थे, हम उसको लिख लेंगे। ठीक है। देन उसके बाद में हम सेकंड टॉपिक अभी देखेंगे, सूफ़ी इकराम जो दक्कनी सूफ़ी इकराम है। ठीक है, उन वो हम एक बार लिख लेंगे और उसके बाद में दक्कन में पैदा हो इसमें वैसे तो हम नज़रियात जो है उर्दू के अलग अलग जगह से पैदा होने के जो नज़रियात है वो और हम एक अलग चैप्टर में कवर करेंगे। लेकिन उसके साथ में जब कि हम दक्कन की बात कर रहे हैं तो हम यहीं पे इसी चैप्टर में एक नज़रिया हम यहीं पढ़ लेंगे, वो है दक्कन में पैदा होने का नज़रिया। ठीक है। और लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट हम चीज़ आज पढ़ेंगे इस लेक्चर में, वो है कि दक्कनी की खुसूसियात क्या है, जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो अभी हम शुरू करेंगे कि जो दक्कनी उर्दू है उसके असबाब क्या थे। तो सबसे पहला सबब ये था इसका कि जो शुमाल से दुश्मनी जो थी, जो दक्कनी सल्तनतें थी उनकी जो शुमाल से दुश्मनी थी, ये इनके लिए उर्दू के लिए कार नेक साबित हुई। फर्स्ट। सेकंड इसमें है कि हुब्बुल वतनी की जो इनकी फीलिंग्स थी या अपना इलाकाई इजहार का नज़रिया जो उन्हें मिला या मुल्की जज्बा जो था, उसकी वजह से भी एक उर्दू यहाँ पे फ्लरिश हो पाई अच्छे से। उसके बाद में शुमाल से जो लोग तर्क वतन करके आए थे, उन्होंने भी क्या किया कि दक्कन को अपना घर बना लिया। ठीक है। और उसके बाद में उन्होंने उर्दू को अपनी मादरी ज़ुबान बना ली। इसलिए भी उर्दू जो है वो दक्कन में बहुत फली फूली। उसके बाद में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न दक्कन में फलने फूलने का है, वो है कि सूफी इकराम की जो खिदमत है, क्योंकि उन्होंने बोलचाल की ज़ुबान में इस्तेमाल किया था। देन इसमें एक और एक इम्पॉर्टेंट मतलब पॉइंट है या सबब है, वो है तिजारत। देन उसके बाद में छठा पॉइंट है इसमें सरकारी ज़ुबान का दर्जा मिलना। और सातवां इसमें है कि बादशाहों की सरपरस्ती। ये एक सातवां पॉइंट है इसमें। इसके अलावा इसमें और पॉइंट ये आते हैं बादशाहों की सरपरस्ती, जैसे कि हमने देखा कि कुतुब शाही में जो हमने देखा कि कुली कुतुब शाह लिख रहे हैं, उसके बाद में इब्राहिम आदिल शाह लिख रहे हैं और इन्होंने अपनी सरकारी ज़ुबान भी बना रखी है। देन इनकी सरपरस्ती का मतलब, और ये एक बात है कि इनके यहाँ पे मुल्क शोरा का एक पोस्ट हुआ करती थी। ठीक है। तो जो बहुत अहम पोस्ट थी। देन दरबार लगाए जाते थे। देन उन दरबारों में मुशायरे हुआ करते थे। ठीक है। उसके बाद में इनामात से नवाजा जाता था।
इनामात दिए जाते थे। तो इस तरीके से ये जो चीज़ें हैं वो ये सबब बनते गए। उसके बाद में और एक इम्पॉर्टेंट जो इसमें सबब है वो है कि ताजिरों ने जो काम किया, ताजिर तबका, उसके बाद में जो इसमें हुकूमत में जो लोग काम करने वाले थे, इन लोगों ने आम लोगों से जो राब्ते की ज़ुबान को बढ़ावा दिया, तो वो उर्दू ज़ुबान थी। तो ये भी एक सबब बना। उसके बाद में लेकिन एक चीज़ इन्होंने सब ने बरकरार रखी, और जो एक बहुत इम्पोर्टेंट सबब इसका रहा है कि इतना सारी डेवलपमेंट हुई, इतने सारे चेंजेस आए, इतना सारा देखो बदलाव हो रहा है, लेकिन उर्दू का जो रस्मुल ख़त है वो अभी तक के फ़ारसी ही रखा गया। जो एक सबब बना किसका, के दक्कन में उर्दू की नशोनुमा का, क्योंकि लोगों को जो लोग दिल्ली से कूच करके आए थे उनके लिए कोई एक अलग चीज़ नहीं थी, वही चीज़ थी जो उन्होंने वहाँ पर पढ़ी लिखी थी, या फ़ारसी रस्मुल ख़त वो ऑलरेडी जानते थे, तो इसलिए उसमें ज़्यादा उनको दुश्वारियाँ नहीं हुई। उसके बाद में इसमें और इम्पोर्टेंट चीज़ एक जो 10th पॉइंट आप इसमें डालिए, जो कि किस तरीके से असबाब बने, सबब क्या बना। तो सबब में आप एक चीज़ देखिए, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप याद रखिए कि जो हुब्बुल वतनी का कंसेप्ट या जो हिंदुस्तानी अनासिर इसमें डाले गए, उससे लोगों को एक अपनाइयत लगी। जैसे हिंदू देवमाला, हिंदुस्तानी रंग, हिंदुस्तानी त्यौहार, हिंदुस्तानी पहनने ओढ़ने के तरीके, हिंदुस्तानी नाम, लोगों के जो किरदार हुआ करते थे शेर व शायरी में या कहानियों में जो किरदार होते थे वो हिंदुस्तानी होते थे। ठीक है, तो इस तरीके से ये 10 पॉइंट्स आप याद रखिए कि असबाब में आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से ये सबब बना कि दक्कन में जो उर्दू आई है वो उसकी नशोनुमा कैसे हुई है। इसके बाद में हम एक टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, वो है कि सूफ़ी अकराम जो यहाँ पर आए थे। अब हमने इनके खिदमात वगैरह के बारे में तो देख लिया, लेकिन हम अब इनको लिख लेते हैं कि कौन से सूफ़ी अकराम थे जो दक्कन में अपने खिदमात अंजाम दे रहे थे। तो कुछ नाम ही ज़रूरी है हमारे लिए कि ताकि हम एग्ज़ाम में उनको कोट कर पाए। बाकी चीज़ें तो हमें पता है कि वो काम क्या करते थे, कैसे करते थे। ठीक है, तो सूफ़ी अकराम वाला एक सूफ़ी अकराम ने बहुत अहम रोल प्ले किया है, क्योंकि ये जब भी अपनी स्पीच दिया करते थे या जब भी वो अपने लोगों से मिला करते थे, तो उनको वो सिंपल लैंग्वेज में एक आम जो इंसान की ज़ुबान होती थी उस वक्त में, उसमें वो बात किया करते थे। तो अपना उनका क्योंकि मकसद होता था कि वो सामने वाले को समझाए, वो जो भी अखलाकी तालीम देना चाह रहे हैं, जो भी रूहानी तालीम देना चाह रहे हैं, जो भी वो इस तरीके के कंसेप्ट समझाना चाह रहे हैं, उसके लिए वो क्या करते थे कि एक आम सी ज़ुबान का इस्तेमाल करते थे। और वो आम सी ज़ुबान या कनेक्टिंग जो ज़ुबान थी वो उर्दू उन्हें मिली है। इसमें कुछ नाम आप याद रखिए, जो आप जब भी आंसर लिखेंगे तो कोशिश कीजिए कि ये नाम आपके आंसर में आने चाहिए कि दक्कन में सूफी इकराम स्पेशली। ठीक है, हम शुमाल के भी सूफ़ी अकराम जो पहले देखा होगा कि अलग से जो सूफ़ी अकराम वाला टॉपिक आएगा उसमें आप देखना कि शुमाल में भी सूफ़ी अकराम थे। लेकिन अब हम यहाँ देखते हैं कि दक्कन में कौन से थे। कुछ नाम आप लिख लीजिए ताकि आपको एग्जाम्पल्स कोट करने के लिए आसानी हो। हाजी रूमी, सैयद शाह मोमिन, इसमें थर्ड आप लिखिए बाबा सैयद
मजहर आलम। देन फोर्थ आप लिखिए शाह जलालुद्दीन गंजरवा। देन आप इसमें फिफ्थ लिखिए बाबा अशरफुद्दीन। सिक्स्थ लिखिए शेख जरजरी बख्श। साथ लिखिए आप इसमें सैयद यूसुफ शाह। ये है, और भी बहुत सारी लिस्ट है। स्पेशली मैं भी इसी इलाके का रहने वाला हूँ, औरंगाबाद से दौलताबाद, मतलब वहीं पे 5 किलोमीटर दूर पे है। तो वहाँ पे एक पूरा गांव ही बसा है जिसका नाम है खुल्दाबाद। ठीक है, ये गांव ही पूरा सूफी इकराम का था कि यहाँ पे उन्होंने क़याम किया था। दौलताबाद से ये 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर की दूरी पे है। थोड़ा पहाड़ी इलाका है, लेकिन आज भी यहाँ पे मतलब पूरी दुनिया से लोग आते हैं विज़िट करने के लिए कि यहाँ पे जो सूफी इकराम है उनकी दुआएं ले या दुरूद उन पे भेजे। तो बहुत सारे लोग आते हैं आज भी, लेकिन ये सारे सूफी इकराम वहीं पे है। देन आप इसमें औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह का नाम भी ले सकते हैं कि औरंगज़ेब का भी वहीं पे वो तदफीन है। ठीक है, उनकी मज़ार भी वहीं पर है। तो ये बहुत सारे लोग हैं, सूफ़ी इकराम हैं, जो दक्कन में इन्होंने खिदमत अंजाम दी। इनके काम मज़हब की तबलीग करना होता था, इनका काम रूहानी तालीम को लोगों तक पहुंचाना होता था, इनका काम लोगों में अखलाक़ी तौर पर जो अवेयरनेस फैलाना होता था। तो ये सारे काम ये लोग करते थे। और मतलब ये वहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो अपने अपने तौर से काम कर रहे थे। इनकी वजह से इसके बाय प्रोडक्ट में जो है, मतलब इनका तो जो काम चल ही रहा था, लेकिन इसके बाय प्रोडक्ट में उर्दू का बहुत फ़ायदा हुआ है। तो ये नाम आप कुछ याद रखिए, और जब भी आंसर लिखिएगा तो कोशिश कीजिएगा कि 5 से 6 नाम एटलीस्ट आप लिख पाओ। ठीक है, आप 3-4 भी लिख लोगे तो काम चल जाएगा, लेकिन अगर कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप शो करो, ताकि आपको एग्ज़ामिनर को पता चले कि आपको आप इस चीज़ से अवेयर हो, आपको ये चीज़ पता है। तो इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। अभी आपने देखा कि जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि हम उर्दू दक्कन में कैसे पैदा हुई। यह एक नज़रिया है। ठीक है, किसका नज़रिया है कि डॉक्टर आमिना खातून जो है, उनका एक नज़रिया है कि उर्दू जो है वो दक्कन में पैदा हुई है। तो उन्होंने एक नज़रिया दिया है। देन उसके बाद में और एक है इस नज़रिए से जो इत्तेफाक रखते हैं, उनका नाम है नसीरुद्दीन हाशमी। तो ये दो लोगों ने क्या किया है कि उर्दू का जो नज़रिया है कि उर्दू जो है, उन्होंने, उनका मानना है कि उर्दू शुमाल में या दिल्ली व नवाए दिल्ली का जो एरिया है उसमें नहीं पैदा हुई, बल्कि उर्दू वहाँ पैदा हुई जहाँ पे दक्कन का इलाका है। ठीक है, उस दक्कन के इलाके में उर्दू पैदा हुई। और उन्होंने जो रेफरेंस दिए हैं या उन्होंने जो आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं कि मतलब वो किस वजह से ये कहते हैं कि उर्दू दक्कन में पैदा हुई, उसकी कुछ उन्होंने जो आर्ग्यूमेंट्स दिए वो ये है कि अलाउद्दीन जो मुस्लिम ताजिर जो आए थे कोरोमंडल कोस्ट पे या जो अरब कंट्रीज से जो मुस्लिम ताजिर आए थे, वो उन्होंने जो अरबी व फ़ारसी के अल्फाज लेकर आए थे, तो वो लेकर आने के बाद में मतलब जब वो तिजारत करते थे तो वहाँ पे जो लोकल ज़ुबानें थी, जैसे मराठी है, तमिल है, कन्नड़ है, ठीक है, तो मलयालम है, तो इन ज़ुबानों में उनका मानना है कि जो अरबी और फ़ारसी के लफ्ज़ मिलने की वजह से, उसकी वजह से उर्दू वहाँ पे डेवलप हुई है।
तो उनका मानना है कि दिल्ली से पहले वो लोग मतलब 550 साल पहले दिल्ली में जब लोग आए, मुस्लिम्स आए अप्रोक्सीमेटली 11वीं या 12वीं सदी में, तो उनका मानना है कि उससे 550 साल पहले जो मुस्लिम ताजिर है वो कोरोमंडल कोस्ट पे या तो वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया दक्कन का इलाका है, ठीक है, उस रीजन में आए और उसकी वजह से उर्दू पैदा हुई। और फिर उनका और एक आर्ग्यूमेंट ये होता है कि एक तो पहले तो बात करने के लिए जो ज़ुबान चाहिए थी वो आपके यहाँ पर क्या थी कि उर्दू थी, लेकिन उसके बाद में उनका और एक आर्ग्यूमेंट ये है कि वहाँ पे जो लोग जो मुस्लिम आए थे वो तबलीग करना चाहते थे कि जो वो अपने इस्लाम की या इस्लाम की जो है इशाअत करने के लिए करना चाहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने वो आम लोगों से, वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनसे मिले, उनसे उनका राब्ता कायम हुआ, जो रिलेशंस डेवलप हुए, फिर उसकी वजह से कुछ लोग वहीं पे रह गए जो अरब कंट्रीज से आए थे, उसकी वजह से मतलब ये लोग वहाँ पर एक मतलब एक नई ज़ुबान का जन्म का एक दावा करते हैं, ठीक है। उसके बाद में सूफिया इकराम की भी बात आती है, ताजिर तबके की बात आती है, और उनका कहना है कि फिर बाद में ताजिर तबका वगैरह ने इसको मतलब जो है तो दिल्ली या नवाया दिल्ली की तरफ लेकर गया है। तो हम इसको लिख लेते हैं कि उर्दू दक्कन में कैसे पैदा हुई, उर्दू या उर्दू का दक्कन में पैदा होने का नज़रिया। ये नज़रिया देने वाले जो लोग हैं उनका नाम है आमिना खातून। एक और दूसरा इसमें एक नाम है वो है नसीरुद्दीन हाशमी। तो ये दो नाम है इसमें, इन्होंने इसको इस नज़रिए को सपोर्ट किया है, और इन्होंने ये नज़रिया दिया है, और उनकी किताब का नाम भी दक्कन में उर्दू ही है कि आमिना खातून की जो किताब है उसका नाम भी कुछ इसी तरीके से दक्कन में उर्दू है। एक सेकेंड, उनकी किताब का नाम है कि इनकी किताब है दक्कनी उर्दू की इब्तिदा, दक्कनी की इब्तिदा इनकी किताब का नाम है। आमिना खातून की जो किताब है उसका नाम है दक्कनी की इब्तिदा, और नसीरुद्दीन हाशमी साहब की जो किताब है वो है, उसका नाम है कि दक्कन में उर्दू। सेम ही नाम है, सिमिलर नाम है। तो ये है दक्कन में उर्दू और ये दक्कनी की इब्तिदा। तो इसको ऐसे याद रख लो, ये नी है, ये मुअन्नस है तो आमिना खातून, और ये दक्कन है तो नसीरुद्दीन। तो इस तरीके से इन लोगों ने दिया है। इनके आर्ग्यूमेंट्स क्या थे वो लिख लीजिए कि मुस्लिम ताजिर जो है वो आए थे वस्ती एशिया से कोरोमंडल कोस्ट पर जो आए थे, ठीक है, तो वो ताजिरों ने प्रमोट किया। दूसरा, वो अपने इशाअत के लिए उन्होंने मतलब इस्तेमाल किया था। तो वहाँ पे जो लोकल लैंग्वेजेस थी, मुकामी ज़ुबानें थी,
उनके लफ्ज़ मिलकर, जैसे कि लफ्ज़ों में, उनके लफ्ज़ों में अरबी और फ़ारसी के अल्फाज मिलने से उर्दू पैदा हुई है। ठीक है। और इसमें उनका कहना है कि मराठी या तेलुगु तेलुगु जो ज़ुबान है, तमिल जो ज़ुबान है, तो उसमें ये वर्ड्स मिलते हैं। क्योंकि उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसमें लिए हैं कि जो दक्कनी उर्दू की स्पेशल खसूसियात है कि नक्को, ठीक है, उसके बाद में चीन ताकीदी जो लगाते हैं कि मईच, टूइच, हमीच, ठीक है, तो वो जो लगाते हैं वो मराठी में मराठी से आए हैं। तो नो डाउट ऐसे एग्जाम्पल्स आए हैं, लेकिन इसका जो तरीका है या जो आए हैं वो एग्जाम्पल्स बने हैं, वो एग्जाम्पल्स जो है तो वो इस प्रोसेस से नहीं बने हैं। वो जो उर्दू 13 या 14 सेंचुरी में जब शुमाल से आती है तो तब बनते हैं, अभी नहीं। मतलब इस ये नज़रिया बिल्कुल गलत है। ये सिर्फ अपनी सेल्फ पब्लिसिटी के लिए मतलब कहा जाता है। इन पे जो तनक़ीद निगारी हुई है उन्होंने जो माहिर लिसानियात है उन्होंने कहा है कि सिर्फ क़यास आराई है, अपनी पब्लिसिटी के लिए कहा गया है कि ताकि इन्होंने एक अलग नज़रिया बताया है, लेकिन इनके पास में कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है, इसलिए ये नज़रिया जो है तो ख़ारिज हो जाता है। और सबसे काबिल कबूल नज़रिया जो है कि मसूद हुसैन ख़ान साहब का जो नज़रिया है कि दिल्ली उर्दू जो है वो दिल्ली व नवाहे दिल्ली में पैदा हुई है, वो नज़रिया सबसे मशहूर वो मारूफ़ है और सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल भी है। तो ये नज़रिया के मुतालिक ये है कि यहाँ पे आप लिख दीजिए, मतलब जब भी आप कंक्लूड करोगे कि तनक़ीद निगारों ने या माहिर निशानियात ने इस नज़रिए को खारिज किया है और इसे महज क़यास आराई करार दिया है। और उर्दू का सबसे काबिल कबूल नज़रिया जो है दिल्ली वो नवाहे दिल्ली से पैदा होने का है। ठीक है, तो ये है। और दिल्ली और नवाए दिल्ली का जो नज़रिया है वो दिया किसने है? मसूद हुसैन ख़ान। तो इस टाइप पे आप लिखिएगा कि यहाँ पे आपने जाके एक पूरा टॉपिक आप जिस तरीके का भी आपको आंसर आता है कि उर्दू के दक्कन में पैदा होने के नज़रिए के ऊपर ही लिखिए, या आप उर्दू के पैदा होने से मुताल्लिक एक नज़रिए पे कुछ क्वेश्चन लिखिए, कुछ एक आंसर लिखिए, या एक नज़रिए के मुताल्लिक लिखिए। तो आप ये एक नज़रिए को भी चुन सकते हैं, लेकिन ये चूँकि एक बहुत छोटा नज़रिया है, बहुत एक्सेप्टेड नहीं है, तो इसके अलावा ही दूसरा आपको लिखना चाहिए। लेकिन ये आपको पता रहना चाहिए ताकि आप कोई अगर इस पर स्पेसिफिक क्वेश्चन आ जाता है तो आप टारगेट कर सको। देन उसके बाद में एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आती है या जिस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है कि दक्कनी की लिसानी खुसूसियात। पहले हम समझ लेते हैं कि दक्कनी की लिसानी खुसूसियात एक्चुअली है क्या, या इसमें क्या अलग है, ये क्यों ये एक टॉपिक हमको अलग से पढ़ने की ज़रूरत पड़ रही है। तो इसमें ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि दक्कन जब उर्दू
उर्दू ने एक मरहला यहाँ पे ऑलरेडी से वो गुज़र चुकी थी कि जो हरियाणवी हरियाणवी ज़ुबान है या हरियाणवी जो बोली है, मगरिबी हिंदी की जो चार पांच बोलियां हैं उसमें से एक हरियाणवी बोली है। तो हरियाणवी बोली के जो असरात है और स्पेशली जो कदीम हरियाणवी है, ठीक है, उसके जो असरात है वो उर्दू पे बहुत सारे हैं। और वो असरात को अगर आपको मतलब जब वो असरात है बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे थे, लेकिन जब वो उर्दू शुमाल से जुनूब में आई, दक्कन में आई, तो दक्कन में आने के बाद में वो असरात क्या होने लगे, ज़ायल होने लगे, ठीक है, वो असरात धीरे धीरे जाने लगे। और वो असरात की जगह पे जो मुकामी असरात थे, जैसे कि उर्दू से रिलेटेड, उर्दू में जो है तो मराठी के जो असरात आए हैं कुछ, ठीक है, उसके बाद में जो मुकामी बोलचाल के बाद में या वो वहाँ पे दक्कन में जो ज़ुबानें बोली जाती थी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ठीक है, और उसके वजह से उसके बाद में मराठी है, तो इनके जब लफ्ज़ जो है तो उसमें मिलने लगे कि उर्दू में जब आने लगे, तो धीरे 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 वहाँ का एक मुकामी एक अपना एक लहजा बना, एक अपना मुकामी एक स्टाइल बना, ठीक है, वहाँ पे एक लोगों का एक इनफरादियत उसकी बन निखर के आई, ठीक है, कि आज भी हम अगर हैदराबादी देखते हैं तो हैदराबादी बहुत स्वीट लैंग्वेज है कि अगर कभी किसी को पूछना है कि आप क्या कर रहे हैं, तो हम नॉर्मल जो उर्दू होती है नॉर्थ इंडिया में, हम ऐसे कहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, या तो वहाँ पे अगर आप देखें कि वहाँ पे बहुत स्वीट सा पूछते हैं कि क्या तो भी कर रहे मियाँ तुम, ठीक है, तो इस टाइप में थोड़ा सा वहाँ पे टोन जो है वो अलग होती है। वो एक चीज़ हमारे काम में मतलब हमारे ये इस पार्ट में आती है कि दक्कनी की लिसानी खुसूसियात। दक्कनी की लिसानी खसूसियात को अगर आप देखें कि लिसानी खसूसियात असल में ये एक इनफरादियत ही है, ठीक है, तो ये इनफरादियत है, बहुत टाइप में है, मतलब इसका अलग अलग चीज़ें हैं कि इसमें पहले तो इसमें एक्चुअली 3 लेवल पे है, सूती, सरफी, नहवी, के कुछ बोलने से रिलेटेड है, कुछ जो आवाज़ें निकलती हैं आवाज़ से रिलेटेड है, कुछ कायदे की लेवल पे मतलब इनमें इनफरादियत है, और कुछ मखारिज से रिलेटेड है, इस टाइप में, मतलब ये 3 टाइप के इसमें डिफरेंसेस है, ठीक है। तो वो डिफरेंसेस हम देखेंगे कि वो डिफरेंसेस क्या है, स्पेशली जो सूती, सरफी, नहवी खसूसियात है, इस पे हर साल ये आप समझिए कि इस पे क्वेश्चन फिक्स ही होता है, अगर एक साल नहीं पूछा तो दूसरे साल तो पूछ ही लेता है, तो इस टाइप में। और अगर आप पूरा दक्कनी को जो देखेंगे, जो दक्कनी का पार्ट हमने कंप्लीट किया है या ये लास्ट टॉपिक उसमें का है, तो उस पर आप देखना हर साल 50 मार्क्स का एक पूरा बिट आता है कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 2 पूरा आ जाएगा या क्वेश्चन 3 पूरा आ जाएगा पार्ट ए में, ठीक है, पेपर 1 का जो पार्ट ए है, तो ये पूरा पार्ट आपको पूरा मतलब आप कर सकते हैं कि इसमें ए बी सी रहेगा, तो ये पूरे दक्कनी से रहेंगे, ठीक है। अगर ऐसा दूसरे इसमें नहीं होता तो मैक्सिमम टाइम मतलब ये एक क्वेश्चन पूरा फिक्स है, और अगर आपका अगर प्रिपेयर्ड है दक्कन में उर्दू, ठीक है, तो ये जो हमने मतलब दक्कन पे हमने जो जितने 2 लेक्चर देखे हैं, तो इसमें आप देखना कि आपका 50 मार्क्स का पोर्शन कवर हो जाता है, 50 मार्क्स। तो 50 मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं अगर आपको इसको रिवाइज़ करना है, चूँकि चीज़ें कम है लेकिन आपका काम बढ़ जाता है। काम ये बढ़ जाता है कि आप एक तो इसको रिवाइज़ बहुत अच्छे से करें, आप इसको कुछ वैल्यू एडिशन करें, और तीसरा आप इसमें एग्जाम्पल्स कोट करें, चौथा आप इसका प्रैक्टिस करें बहुत, मतलब इनका आंसर लिखने का बहुत प्रैक्टिस करें। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, भले की चीज़ें लगती है छोटी छोटी है, ठीक है, लेकिन मतलब ये डिफ़िकल्ट हो जाती है जब आप इसको लिखने पे आते हैं, या जब आप इसको मतलब आप स्पेशली जब आप रियल टाइम सिचुएशन में, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, जब तक कि आपको बाय हार्ट नहीं होगी तो चीज़ें ये ख़त्म नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको टारगेट कीजिए। दक्कनी खसूसियात में, दक्कनी की जो खसूसियात है उसमें जो पहली खसूसियत है
ठीक है, पहली खुसूसियत है वो सूती खुसूसियत है। ठीक है, सूती खुसूसियात में अगर हम देखें तो इसमें आता है कि यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, दक्कन में काफ जो है उसको खाफ में खे में बदल दिया जाता है। इसमें अगर हम सूती खुसूसियात में देखेंगे, फर्स्ट इसको हम दे देते हैं ए हेडिंग। ठीक है, इसमें हम आ जाते हैं फर्स्ट। फर्स्ट हो जाता है इसमें काफ की आवाज़ को जो है तो खा में तब्दील कर देते हैं, कि जहाँ पे काफ आता है उसको खा के जैसा उसका आवाज़ निकालते हैं। जैसे अगर कभी हम नॉर्थ इंडिया में या शुमाल में हम बोलेंगे अक़ल, तो दक्कन में बोलेंगे अक़ल। अक़ल इस टाइप में मतलब मखरज चेंज हो जाता है। देन उसके बाद में मसवते जो होते हैं, ठीक है, तो मसवतों की जो तखफीफ व तवालत है वो उसमें फ़र्क आ जाता है। मसवतों की तखफीफ व तवालत, मसवतों की तखफीफ व तवालत क्या होती है कि जैसे कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल हम नॉर्मली जो अभी आज की उर्दू में कहते हैं वो आसमान कहते हैं, लेकिन जो दक्कनी उर्दू है वहाँ पे अगर हम देखें तो आसमान को असमान कहते हैं। ठीक है, तो ये तखफीफ हो गई। देन उसके बाद में आदमी हम नॉर्मली कहते हैं, तो वहाँ पे आदमी कहते हैं। मैं जिस इलाके में रहता हूँ वहाँ पे भी यही कहते हैं, आदमी कहते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा जल्दी में कह देते हैं, थोड़ा सा छोटी कर दी जाती है चीज़ों को। तो ये हो गई तखफीफ, कि आपने जो मद की आवाज़ थी, आ की आवाज़ थी, उसको कट कर दिया, तो ये तखफीफ हो गई। अब तवालत देखिए आप, ये हो गई तखफीफ। अब तवालत देखिए, तवालत पे क्या हो रहा है कि जहाँ पे कुछ चीज़ें बढ़ा दी जाती है। जैसे हम नॉर्मली कहते हैं कि हंसी, तो इसका हो जाता है हाँसी। ठीक है, तो ये एक तवालत हो जाती है। हम कहते हैं कि बिजली गिरी, ठीक है, तो वहाँ पे दक्कन में हो जाता है बिजली। ठीक है, तो थोड़ा सा लंबा हो जाती है चीज़ें। तो दूसरी चीज़ ये होती है कि तखफीफ व तवालत होती है। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप इसको टॉपिक को लिखिएगा तो ये मिसालें हैं एक्चुअली। ठीक है, तो ये मिसालें ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मिसालों पे आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आपको वैल्यू एडिशन क्या होता है, वैल्यू एडिशन ये होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मिसालें कोट कीजिए। तो मिसालें ये आप कोट कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, उसके बाद में आप क्या कीजिए कि इसमें थर्ड वाला पॉइंट लिखिए आप। 2 पॉइंट ये हो गए। थर्ड वाला पॉइंट इसमें आ जाएगा हक्कारियत और गैर हक्कारियत। हक्कारियत, ठीक है, मतलब जहाँ पे हानि होता है वहाँ हाँ लगा देते हैं। और गैर हक्कारियत,
इस तरीके से आप देखिए कि हकारियत और गैर हकारियत में कैसे हो गया कि अगर हम नॉर्मल जो उर्दू कहते हैं तो नॉर्मल उर्दू में हम कहते हैं दूध, ठीक है, तो वो हो गया दूध, ठीक है। सुख हम कहते हैं, वो हो गया सुख, ठीक है। पलका, ठीक है, अब यहाँ पे हाँ नहीं हम बोलते हैं तो यहाँ पे पलखा हो जाता है, ठीक है। देन पलटे, देन पलटे हो जाता है, ठीक है, तो हाँ लगा दिया है, ठीक है। यहाँ पे हाँ की इजाफत हो गई है, देखना आप यहाँ पे भी हाँ की हिफाजत है, इजाफत है, यहाँ पे भी हाँ की इजाफत है, यहाँ से हाँ नहीं है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी हाँ नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे इजाफत हो रही है, यहाँ पे से कट कर दिया है। तो इसी को कहते हैं हकारियत और गैर हकारियत। हमने तीन चीज़ें देखी, एक हो गया ख़ाफ को ख़ाफ में बदलना, मसूतों को तखफीफ व तवालत के, आसमान को आसमान कर दिया, आदमी को आदमी कर दिया, ठीक है। उसके बाद में हकारियत और गैर हकारियत देखी हमने कि दूध और दूध हो गया, ठीक है, पलका पलखा हो गया, ठीक है। तो ये हकारियत और गैर हकारियत की मिसालें हो गई, ठीक है। देन फोर्थ आप आ जाइए, फोर्थ पॉइंट इसमें जो आएगा वो है तकलीब सूत। तकलीब सूत क्या होता है कि आपने क्या कर दिया कि थोड़ा सा प्लेस चेंज कर दिया, ठीक है। मतलब जैसे कि कीचड़ लिखते हैं हम, ठीक है, तो उसको कर दिया चीकड़, ठीक है। तो इस टाइप में मतलब चेंजेस होते थे, थोड़ा अजीब भी लगता है लेकिन होते थे, ठीक है, हुए थे। तो उसके बाद में चीथड़े, तो ये हा जो है, ये हा की पोजीशन आप देखना, ये इधर शिफ्ट हो रही है, ठीक है। यहाँ पे जो है ये च इधर शिफ्ट हो गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये छीतड़े, ठीक है। तो ये फ़र्क हो जाता है, इसको बोलते हैं तकलीब सूद, ठीक है, जिसकी वजह से मतलब ये एक इनफरादियत की एक सूती जो हम देख रहे हैं, ठीक है, सूती खसूसियात जो देख रहे हैं हम, उसमें तकलीब सूत में ये तकलीब सूत उसका उसका एक टाइप है, फोर्थ। उसके बाद में आप फिफ्थ आ जाइए। फिफ्थ, फिफ्थ इसमें ये चीज़ आती है कि जो मुशद्दत पजीरी है, कि जहाँ पे तशदीद नहीं होता है वहाँ पे भी तशदीद लगाते हैं। तो ये एक चीज़ आती है कि तशदीद मतलब लगाया जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो होता है कि मुशद्दत पजीरी उसे कहते हैं जहाँ पे तशदीद नहीं होता उसको तशदीद लगाते हैं, मुशद्दद पजीरी, ठीक है। मुशद्दत पजीरी की एग्जाम्पल देखो आप, मिसालें, मिसालें उसकी ये है कि हवा से हवा, फर्क पड़ गया, ठीक है। उसके बाद में हलक से हलक, तो ये एक फर्क पड़ गया, ठीक है। उसके बाद में हाथी से हत्ती, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप देखना, ये तीनों में मुशद्दत पजीरी हो गई। एक मुशद्दत की वहाँ पे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मुशद्दत पजीरी मतलब वहाँ पे तशदीद का इस्तेमाल करके जो है तो इजाफा हो गया है वहाँ पे, ठीक है। तो वो एक चीज़ यहाँ पे आप देखिए, ठीक है। देन उसके बाद में आप इसमें सिक्स्थ जो चीज़ आएगी, ठीक है। अभी तक के हमने सिर्फ सूती खसूसियात में देखा है, और सूती खसूसियात में हमने अरे 5 चीज़ें हो गई है। 5 चीज़ें एक बार रिवाइज कर लीजिए क्या क्या है, ठीक है। पहला है सबसे पहले कि क़ाफ को ख़ाफ में तब्दील कर रहे हैं, मसूतों की तखफीफ व तवालत कर रहे हैं, हकारियत और गैर हकारियत है, तकलीब सूत है, और मुशद्दत पजीरी है। और इसमें 3 है, 5 के बाद में 3 मतलब के 8, ठीक है। तो 8 सूती खसूसियात है, ये कुछ 8 खसूसियात है। आप इसमें से जितनी ज़्यादा से ज़्यादा याद रख सकते हैं आप लिखने की कोशिश करना, कि दरमियानी हाय हौज़ का इन्हेज़ाब, इन्हेदाब,
दरमियानी हाई हौज का इन्हिताब जो होता है वो एक है। जैसे कि हम इसकी मिसालें देखते हैं। नॉर्मल उर्दू में हम बोलते हैं कि कहीं, ठीक है, मतलब मैं कहीं आप कहीं, ठीक है, तो कहीं वाला जो होता है ना, तो वो उसको यहाँ पे हो जाता है कहीं, हा हट जाता है, जो हा है वो हट जाता है, ठीक है। और उसके बाद में आप अगर इसके और मिसालें देखें तो इसमें नहीं, तो नहीं की जगह पे नहीं, ठीक है। तो ये मिसालों से पता चलता है कि इसमें हाँ को हटा दिया जाता है, और ये एक इंफरादियत है। किसकी इंफरादियत है? दक्कनी उर्दू की एक इंफरादियत है कि उसमें ये सारी चीज़ें कर दी जाती है। उसके बाद में इसकी और एक एग्जांपल लिखिए आप कि रही से रई, ठीक है। तो ये फ़र्क हो जाता है, ठीक है, कि किस तरीके से ये फ़र्क भी देखिए आप कि ये फ़र्क नज़र आ रहा है। उसके बाद में आप देखिए अनफियत और हस्बे अनफियत, मतलब सॉरी हमने डायरेक्ट 5 इसको नंबर दे दिया था, इसको नंबर है 6, ठीक है। देन आप 7th नंबर का लिखिए। 7th नंबर की हमारी जो सूरती खसूसियात है 7th नंबर पे जो आती है वो है दरमियानी हाई हौज का नहीं, 7th नंबर है अनफियत और हस्बे अनफियत। अनफियत और हस्बे अनफियत, ठीक है। कि आपको अनफियत एक तो आपको नून बढ़ जाएगा या तो नून घट जाएगा। तो ये दो चीज़ें भी आपको याद रखनी है कि किस तरीके से अनफियत और गैर अनफियत का भी रोल प्ले करता है। इसमें हम मिसालें देखते हैं कि इसकी 2-3 मिसालें हैं कि जैसे कि हम अगर नॉर्मली बोलते हैं तो हम बोलते हैं हवस, ठीक है। जो एक हवस वर्ड है उसको हम इस तरीके से सिर्फ ऐसे लिख देते हैं, लेकिन अगर यही वर्ड अगर दक्कन में बोला जाता है या दक्कनी में अगर हम देखेंगे तो ये हो जाता है हवस। इसमें नून की इजाफत हो जा रही है, देखना आप, नून की इजाफत हो गई जिसकी वजह से जो आवाज़ है उसमें नून आने लगा है। उसके बाद में बरसात, इससे बन जाता है बरसात, ठीक है। तो इस तरीके की ये इसकी कुछ मिसालें हैं। उसके बाद में आप ये अगर ये हमने देख लिया कि अनफियत की मिसालें देख ली, ठीक है, वो सूती खसूसियात में हम देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में और एक बहुत इम्पोर्टेंट इसका जो फीचर है या इंफरादियत है या जो इसका यूनिकनेस है दक्कनी का, वो है कि गैर माकूसी। गैर माकूसियत होती है कि जो ठ होता है, ठीक है, ठ या ऐसी जो ड़ की आवाज़ होती है, ठीक है, इसको हटा के हमारे जो दूसरे वर्ड्स है वो नॉर्मल वर्ड्स है उनको इस्तेमाल करना, ठीक है। तो गैर माकूसियत की भी यहाँ पे फीचर है कि आज भी मतलब बोली जो मतलब बहुत कम, बहुत हद तक तो ये जो फीचर्स है ये पहले ज़माने में देखे जाते थे, जो उस टाइम के उर्दू की जो पुरानी तसनीफ़ात हमको मिलती है उसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ें मिलती थी। लेकिन आज ये बहुत हद तक ज़ायल हो चुके हैं, बहुत मतलब दिखाई भी नहीं देते। तो अभी इसमें से बहुत कम चीज़ें दिखाई देती है, जैसे कि गैर माकूसी आवाज़, मतलब लास्ट है इसमें गैर माकूसी या गैर माकूसियत, ठीक है। गैर माकूसियत, गैर माकूसियत क्या होती है कि जैसे फॉर एग्जांपल मिसाल है इसमें कि ठंडा है, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं या दक्कनी उर्दू में ठंडा कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो आपने वो देखा था क्या कि ठ देखा था, ठीक है, वो ठ अब नहीं रहा, यहाँ पे त आ गया है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं गैर माकूसियत। इसकी और कुछ मिसालें हम देखते हैं जस्ट फॉर मोर क्लैरिफिकेशन कि टुकड़ा,
वो हो जाता है टुकड़ा। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हो गई, ये एक एग्जाम्पल हो गई, ये एक एग्जाम्पल हो गई। और एक एग्जाम्पल लिख लीजिए, टूटना। उसका होता है टूटना। और इनफैक्ट ये इतनी कॉमन है मतलब हमारे इलाके में, कि जब मैं पेपर लिखता था, कि उर्दू का पेपर जो टेस्ट में लिखता था, टेस्ट में मैं कभी कभी मतलब टूटना टूटना को मैं टूटना लिख देता था। तो या ऐसे ही कुछ और वर्ड्स भी मेरे इसमें आ जाते थे, तो सर स्पेशली उसको हाईलाइट करके देते थे कि ऐसा नहीं लिखना है। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस भी होता है कि आप मेरी राइटिंग से ही पहचान लोगे कि मैं दक्कन के इलाके से बिलोंग करता हूँ। तो थोड़ा सा फ़र्क आज भी दिखाई देता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो हमने एक हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है दक्कन में उर्दू। दक्कन में उर्दू में हमने टॉपिक देखा है दक्कनी उर्दू की लिसानी खसूसियात या दक्कनी की इनफरादियत जो है। ठीक है, उस टॉपिक में हम देख रहे हैं सूती, सरफी, नहवी। उसमें से सबसे पहला टॉपिक हमने उठाया है सूती खसूसियात। सूती खसूसियात में से सूती खसूसियात हमने दक्कनी उर्दू की देखी है। सबसे पहले हमने देखा कि ख़ाफ को ख़ाफ में तब्दील कर रहे हैं, मसूतों की तखफ़ीफ़ व तवालत हो रही है। दैन उसके बाद में हक्कारियत और गैर हक्कारियत हो रही है। उसके बाद में तकलीब सूत हो रही है, तकलीब सूत हो रही है। ठीक है, कैसे कीचड़ को चीकड़ बना दिया जा रहा है। मुशद्दत पजीरी हो रही है, जहाँ तशदीद नहीं हुआ तशदीद लगा दिया जा रहा है। उसके बाद में दरमियानी हाय हौज जो हाँ है बीच में कि उसको हटा दिया जा रहा है। देन उसके बाद में अनफियत और गैर हस्ब अनफियत हो रहा है। देन गैर माकूसियत है। ठीक है, तो ये इस तरीके की 8 चीज़ें हैं। देन हम अब सेकेंड पॉइंट देखते हैं इसका, जो है कि सूती के बाद में जो दूसरी इसकी इनफरादियत है, ये हो गया ए। और सेकेंड वन हमारा है इसमें सरफी खसूसियात, ये है बी और ये है सी। ठीक है, तो अब हम बी देखते हैं कि सरफी खसूसियात। ठीक है, सरफ़ी खसूसियात क्या है कि सरफ़ी खसूसियात में ये है कि जैसे कि अब इसमें भी एक्चुअली इसमें भी थोड़ी सी और सारी चीज़ें हैं। तो जब हम प्रिपेयर मतलब मैं जब इसको याद करता था तो मेरा स्टाइल ऐसे था इसमें कि मैं जब सूती लिखता था तो मैं सरफ़ी अलग नहीं कर पाता था या मुझे याद नहीं रहती थी। तो मैं क्या करता था, ऊपर ही हेडिंग दे देता था कि दक्कनी उर्दू की सूती, सरफ़ी, नहवी खसूसियात, और नीचे जो जो याद आती थी उनमें से उनको मिक्स ही लिख देता था। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप क्या कीजिए कि सरफ़ी को अलग लिखिए, चाहे आप कम लिखिए। मतलब अगर हमने 8 देखा है तो आप 5 तो लिखिए उसमें से। ठीक है, उसके बाद में आप 5 सरफ़ी के लिखिए और 5 नहवी के लिखिए। तो आप इस तरीके से अगर आपका मतलब कॉम्बिनेशन बन जाएगा कि आप 5-5 अगर लिख लेते हो तो 15 पॉइंट आप अप्रोक्सीमेटली लिख लोगे। अगर 10 मार्क के लिए भी आता है, 15 मार्क के लिए भी आता है, तो आप अच्छे से इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आप आ जाइए कि लफ्ज़ अल्फाज की जब जमा बनाते हैं दक्कनी उर्दू में,
तो दक्कनी उर्दू में क्या करते हैं कि अलिफ नून गुन्ना लगा देते हैं। अलिफ नून जैसे कि अगर जमा बनानी होती है, जैसे बात की जमा बनानी है तो बाता, बाता ऐसा लिखते हैं। देन दुश्मन की जगह जमा अगर बनानी है तो दुश्मना। ठीक है, तो आप देखिए कि अलिफ नून गुन्ना का इजाफा हो रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। ठीक है, तो दुश्मन की जगह पे दुश्मना आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अलिफ नून गुन्ना का इस्तेमाल करके यहाँ पे जो है तो इसको जमा बनाई जा रही है। तो अल्फाज की जमा बनाने के लिए क्या इस्तेमाल होता है, इसमें अलिफ नून गुन्ना इस्तेमाल होता है। देन उसके बाद में एक बहुत यूनिक इसका जो कैरेक्टर है या यूनिक जो इसका फीचर है दक्कनी उर्दू का, वो चीन ताकीदी है कि जिसको सुनने में बड़ा मज़ा आता है कि मईच, तुईच, नक्कोइच, यईच, वईच। ठीक है, तो ये हमारे इधर बहुत इस्तेमाल होता है औरंगाबाद रीजन में, हैदराबाद रीजन में। आज भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं बातों में झलकता ही है कि मराठी से ये एक्चुअली आया है कि चीन ताकीदी जो इस्तेमाल करते हैं, ये मराठी में पहले इस्तेमाल होता था, लेकिन मराठी से ही ये यहाँ तक आया है, इसमें उर्दू में आया है। तो इसमें ऐसे इस्तेमाल होता है मईच, टूईच, नक्कोच, यईच, ऊपरीच, नीचेच। ठीक है, तो इस तरीके का आप इसको एग्जाम्पल से आप शो कीजिएगा कि चीन ताकीदी ये एक इनफरादी खुसूसियत है दक्कनी उर्दू की। ठीक है, देन उसके बाद में कलीदी लफ्ज़ नक्को। नक्को, नक्को ये मतलब हम जैसे नहीं बोलते हैं ना, तो नहीं हम नॉर्मल उर्दू में बोलते हैं, लेकिन जब ये नहीं हमारा दक्कनी उर्दू में हम बोलेंगे तो यहाँ पे एक नया फीचर है नक्को। ठीक है, तो ये नक्को मतलब इसमें इस्तेमाल होता है ताकि नहीं को इस्तेमाल कर सके। तो जैसे कि हमारे यहाँ पे कहा जाता है ये नक्को करो मियाँ, तुमको नहीं बोल रहे तो नहीं सुनते तुम। ठीक है, तो इस तरीके के सेंटेंसेस से जो बड़े प्यारे भी लगते हैं और इस्तेमाल भी होते हैं, वहाँ पे डेली भी इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप देखिए। देन उसके बाद में आप देखिए कि इसमें और की जगह पे हौर इस्तेमाल होता है। इसको मैं कट करता हूँ। ठीक है, थर्ड 3 हमारे हो गए हैं ऑलरेडी। 3 के बाद में हम देखते हैं 4th पॉइंट। इसमें आ जाएगा, आप लिखिए कि और की जगह पे हौर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, यहाँ पे एच लग जाता है। देन उसके बाद में अफ़ाल की मुनफरिद शक्लें। ठीक है, अफ़ाल जो होते हैं ना, जो इस्तेमाल होते हैं बातचीत में, कि अफ़ाल की मुनफरिद शक्लें। मुनफरिद मतलब एक अलग ही वो शक्लें होती है। ठीक है, कि मुनफरिद शक्लें, ठीक है, एक साथ होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं नॉर्मल उर्दू में, मिसालें हम देखेंगे कि खर्च करना। ठीक है, अगर हम नॉर्मल उर्दू में देखेंगे तो हमारा मतलब हम कैसे देखेंगे कि खर्च करना मतलब हम लिखेंगे। लेकिन हम जब उर्दू में या स्पेशली दक्कनी उर्दू की जब हम बात करते हैं तो दक्कनी उर्दू में हम बोलेंगे कि खर्चना। ठीक है, तो इस टाइप में हम उसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, देख उसके बाद में हम जो और एक दूसरी जो इसमें मिसाल है कि जैसे हमारा कुछ अगर गुम हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं कि गुम होना। लेकिन हम जब दक्कनी में लिखते हैं तो हम लिखते हैं गुमना। जब वहाँ पे जो लोग बोलते हैं वो बोलते हैं गुमना। ठीक है, ये गुम गया, वो गुम गया, तो इस तरीके से गुमना बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसको बोलते हैं फेल। अफ़ाल की जो है तो इनफरादी शक्लें होती है, मुनफरिद शक्लें होती है। ठीक है, तो ये 5 हमने क्या देख लिया कि सूती खुसूसियात। इसमें और 2 है। मस्दर की तश्कील, छठा है इसमें मस्दर की तश्कील। मस्दर की तश्कील कैसे होती है दक्कनी उर्दू में, कि दक्कनी उर्दू में क्या किया जाता है कि जो भी मस्दर होता है जैसे आ, जा, ठीक है, चल, ठीक है, उसमें क्या करते हैं कि ना लगा देते हैं। ठीक है, आना, जाना,
चलना। तो ये एक नया स्टाइल है कि आ बोल रहा है या ना बोल रहा है, ठीक है। तो आ रहता है लेकिन यहाँ पे हो जाता है आना। यहाँ होता है चल, यहाँ हो जाता है चलना। यहाँ होता है जा, यहाँ होता है जाना, ठीक है। तो दक्कनी उर्दू में जो है तो ये दक्कनी वाला पार्ट है, ठीक है। तो ये दक्कनी उर्दू में इस तरीके से मस्दर की जो तश्कील है या मस्दर जो होता है वो इस टाइप में आपका ना लगा के बनाया जाता है कि ना लगा कर, ठीक है। तो आप इसको याद रखिए कि मस्दर की जो तश्कील होती है दक्कनी उर्दू में वो स्पेशली ना लगा कर होती है। इसमें जो 7th पॉइंट है वो है फ़ेल मुस्तक़बिल। कि फ़ेल मुस्तक़बिल जब हम उसकी बात करते हैं फ़ेल मुस्तक़बिल की, तो फ़ेल मुस्तक़बिल में हम क्या करते हैं, या दक्कनी उर्दू की जो खुसूसियात है कि फ़ेल मुस्तक़बिल 7th पॉइंट है हमारा। फ़ेल मुस्तक़बिल जो है उसमें हम क्या करते हैं कि जो भी हमने फ़ेल मुस्तक़बिल बनाने की चीज़ें हैं उनको हम, जैसे गा, गी, गे, ठीक है, ये हम चीज़ें अगर इनको फ़ेल मुस्तक़बिल बनाना है तो हम कैसे इस्तेमाल करते हैं उसको, होगे, होगी, जियोगे या जियोगी, ठीक है। तो फ़ेल मुस्तक़बिल इस तरीके से बनाते हैं। ये मिसालें आप लिख लीजिए इसमें, और जब भी आप एग्ज़ाम में भी लिख रहे हैं ना तो आप ऐसे लिखिए मिसालें, ठीक है, उसके बाद में डॉट दीजिए, उसके बाद में यहाँ से आप स्टार्ट कीजिए और ऐसे मिसालें लिखिए, ठीक है। तो आपको एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा कि आपने मिसालें लिखी है, अलग से उसको इंडिकेट किया है, उनको आसानी होगी चेक करने में आपका पेपर। तो इस तरीके से इसका मतलब अप्रोच मैं भी फॉलो करता था और आप भी इसको अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। देन इसमें जो ज़मायर है वो ज़मायर का इस्तेमाल होता था कि ज़मायर की बहुत सारी शक्लें होती थी, जैसे कि ज़मायर जो इसमें मुनफरिद ज़मायर जो है, ठीक है, दक्कनी उर्दू में कि फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें जो ज़मायर है वो है आप का इस्तेमाल होता था, अपना, अपना का इस्तेमाल होता था, ये अब नहीं होता, आप ही का इस्तेमाल होता है। आप ही का इस्तेमाल आज भी मतलब घरों में देखा जाता है, मतलब हमने वहाँ पे देखा है कि आज भी मतलब वहाँ पे हमारे घरों में आप ही का इस्तेमाल होता है, ठीक है। यहाँ पे आप ही का इस्तेमाल नहीं होता। आप ही का इस्तेमाल, आप ही मतलब कि ये बहन को कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके में मतलब चीज़ें हमने देखा कि किस में है, ये सरफ़ी खुसूसियात में ये सारी 8 चीज़ें हैं, ठीक है। ये हो गई सरफ़ी इनफरादी दक्कनी की खुसूसियात, इनफरादी खुसूसियात दक्कनी उर्दू की, ठीक है। अब एक इसमें एक लास्ट पॉइंट आता है दक्कनी का, जो है कि वो इनफरादी खुसूसियात है, वो सी जो सेक्शन हमारा जो बचा है कि नहवी खुसूसियात जो है। फ़ेल की फ़ाइल के साथ में मुताबिकत, ठीक है, कि नहवी खुसूसियात ये थी कि जो फ़ेल होता है, ठीक है, उसकी जो फ़ाइल हम यूज़ करते हैं, ठीक है, जो काम हो रहा है और जो काम जो मतलब एक्टर उसमें है, ठीक है, वो दोनों की एक मुताबिकत होती है। और वो मुताबिकत ये है कि जैसे कि हम कहते हैं कि लड़का रोटी खाया, और लड़के रोटी खाए,
ठीक है। तो यहाँ पे लड़का था, एक सिंगुलर था तो इसलिए खाया, ठीक है। यहाँ पे लड़के है प्लूरल है इसलिए खाए, तो ये मुताबिकत हो गई, ठीक है। इसी तरीके से जब ये मुज़क्कर है तो मुज़क्कर है, जब मुअन्नस आएगा तो मुअन्नस आएगा कि लड़की रोटियां खाई या रोटी खाई, ठीक है। इसको रोटी खाई कर दीजिए, लड़की रोटी खाई, ठीक है। और जब लड़कियां ज़्यादा रहेगी तो लड़कियां रोटी खाए, ठीक है। तो इस टाइप में सिंगुलर और प्लूरल का ये फेल के फेल की जो है तो फाइल के साथ में मुताबिकत मिलती है हमको देखने में, किसमें, दक्कनी की जो इनफरादी खुसूसियात है उसमें, ठीक है। अब ये ज़ायल हो चुकी है। उसके बाद में ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मतलब इसके नेक्स्ट जो पॉइंट है कि नहवी खुसूसियात में सेकंड पॉइंट एक है, सेकंड पॉइंट ये है कि अलामत फ़ाइली ने का इस्तेमाल। ठीक है। अलामत फ़ाइली जो होता है वो अलामत फ़ाइली ने का इस्तेमाल, जैसे कि जदीद उर्दू ने बोलते हैं, जदीद उर्दू में हम बोलते हैं कि खुदा ने कहा, मतलब जदीद उर्दू में हम क्या कहते हैं कि खुदा ने कहा, ठीक है। लेकिन हम अगर कभी दक्कनी उर्दू में देखें, ये हो गया जदीद उर्दू, ठीक है। लेकिन अगर हम दक्कनी में देखें तो दक्कनी में आपको समझ में आएगा कि दक्कनी में जो है तो ये ने ही नहीं रहता है, खुदा कहा। इसकी मिसालें जैसे हमको कुतुब मश्तरी में मिलती है, कुली कुतुब शाह के जो उनके जो दीवान है उसमें मिलती है कि खुदा कहा, ठीक है। उसके बाद में लड़के ने खाया हम बोलते हैं, तो वहां पे ऐसा नहीं होता। वहां पे क्या होता है कि लड़का खाया, ठीक है। तो ये इस टाइप में क्वेश्चन आते हैं, या इस टाइप में मतलब वहाँ पे एक इनफरादियत नज़र आती है। और जब भी आप इस टॉपिक को डील कर रहे हो तो ने वाला एक आसान भी पार्ट है और एग्जांपल्स भी आसान है, आपको रोज़मर्रा में भी हम भी इस्तेमाल करते हैं, तो ने आप इस्तेमाल कर लीजिए क्योंकि आपको इस पर मार्क्स मिलने वाले हैं। एग्जाम्पल दे दीजिए कि खुदा ने कहा, खुदा कहा, ठीक है। लड़के ने खाया, लड़का खाया, ठीक है। अब यहाँ पे एक आप एक थोड़ा सा स्मार्टनेस आप दिखा सकते हैं, ठीक है। क्या आप लिख सकते हैं कि जैसे कुली कुतुब शाह के दीवान में ये मिसालें मिलती है, या इस टाइप के किसी और मतलब जो बहुत मशहूर चीज़ है, ठीक है, वहाँ को आप कोट करके लिख सकते हैं क्योंकि इतना बड़ा तो कोई पढ़ता भी नहीं है। तो आप अपना काम कर सकते हो कि मिसालों को आप थोड़ा सा और स्ट्रांग बनाने के लिए किसी रेफरेंस का इस्तेमाल कर ले सकते हो, लेकिन वो रेफरेंस आपका उसी वक्त का होना चाहिए, वो कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करना चाहिए। तो अलामत फ़ाइली के बाद फ़ाइली इसमें एक इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें आता है जो नहवी खुसूसियात में आता है कि हम जो हरफ इमदादी वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कि जैसे कि सिफत वगैरह या हरफ इमदादी है, ठीक है। तो इनको क्या करते हैं कि जैसे की है, उसको क्या करते हैं, जमा करके इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम की हम यूज़ करते हैं तो यह करते हैं किया, ठीक है। तो इस तरीके में मतलब हम वहाँ पे जो है तो दक्कनी उर्दू में इस्तेमाल होता है। देन थी है तो थ्या, ठीक है।
तो इस टाइप में दक्कनी उर्दू की खुसूसियात है, आपको लिखनी है जो भी हमने देखी है कि दक्कनी, जब भी आप इसका आंसर लिखेंगे तो दक्कनी का आप थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दीजिए कि दक्कनी उर्दू है क्या एक्चुअली, ठीक है। उसके बाद में दक्कनी उर्दू का आप पूरा ये बताइए कि किस तरीके से दक्कनी उर्दू दूसरों से मतलब जो दूसरी या जदीद उर्दू है उससे अलग है। उसमें आप क्या कीजिए कि इसको एक स्ट्रक्चर बना दीजिए कि सूती, सरफी, नहवी में उसको डिवाइड कर दीजिए। सूती के आप 4-5 पॉइंट्स आप उसमें लिखिए, ठीक है। सरफी में आप 4-5 पॉइंट लिखिए और नहवी में आप 2-3 पॉइंट ये जो हमने देखे हैं यही लिख दीजिए। मिसालें इसमें आप कोट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, सिंपल मिसालें हैं, लेकिन इसको आप क्या कीजिए बार बार लिखिए, ठीक है। मतलब हम क्या किया करते थे कि जब हम इसको प्रिपेयर करते थे तो एक पेज पे उसको 4-5 बार लिख के फेंक देना है, ठीक है। तो इस बार आप जैसे जैसे प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, ठीक है। तो आप इसको क्या कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवाइज कीजिए, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आता है, हर साल आता है, 15 से 20, 15 मार्क के लिए भी आता है, 20 मार्क के लिए भी आता है, 10 मार्क के लिए भी आता है, तो कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और ये हर साल रिपीट भी होता है, तो ये एक अगर इसमें इसको छोड़ दिया जाए तो नंबर बहुत कटने की मतलब ये रहती है, और अगर इसको याद कर लिया जाए तो बहुत अच्छे नंबर आप ले सकते हैं इस टॉपिक में। तो इस लेक्चर में और जो हमने दोनों लेक्चर देखे दक्कनी पे, तो उसमें हमने स्टार्ट टू एंड ये देखा कि किस तरीके से दक्कनी जो है वो दक्कन में उर्दू पैदा हुई, ठीक है। मतलब पैदा नहीं, नशोनुमा हुई उसकी। पैदा तो वो शुमाल में हुई थी, वहाँ पे किस तरीके से वो आई, किन किन फेज़ में वो आई, ठीक है। कौन सी हुकूमतें थी, ठीक है। कुली कुतुब शाह में वो बहमनी सल्तनत में किन किन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, कौन सी किताबें लिखी, किन किन जॉनर में उन्होंने लिखा। देन उसके बाद में हमने देखा कि आदिल शाही में हमने क्या क्या किया, आदिल शाही में उर्दू के लिए क्या क्या खिदमात अंजाम दिए गए। देन उसके बाद में कुतुब शाही के लिए हमने देखा कि वहाँ पे क्या क्या खिदमात अंजाम दिए गए, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा कि दक्कन में उर्दू क्यों फ्लरिश हुई, क्यों इतना उसकी नशोनुमा हुई, क्या उसके असबाब थे, तो वो हमने देखा। देन सूफिया इकराम का कंट्रीब्यूशन हमने देखा, ताजिरों का कंट्रीब्यूशन हमने देखा, ठीक है, कि किस तरीके से उन्होंने मतलब दक्कन में जो उर्दू है उसको फ्लरिश करने में हेल्प किया। उसके बाद में हमने देखा कि किस तरीके से दक्कन में उर्दू का नज़रिया आमिना बी खातून ने अपनी किताब में दक्कनी की इब्तिदा में उन्होंने बोला, नसीरुद्दीन हाशमी ने उसको सेकंड किया कि दक्कन में ही उर्दू पैदा हुई है, ठीक है। वो हमने देखा। उसके बाद में हमने लास्ट में देखा कि दक्कनी उर्दू की जो इनफरादियत है या उसकी जो खसूसियात है वो हमने देखा, ठीक है। इस तरीके से ये ओवरऑल जो टॉपिक है ये अच्छे खासे मार्क्स आपको दिला सकता है, शॉर्ट यहाँ से आप मार्क्स ले सकते हो। इसको रिवाइज़ कीजिए बार बार, इसमें से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है हर साल 50 to 60 मार्क्स इसमें से स्पेशली आता है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना पढ़ाया गया है क्लास में उतना काफ़ी है। प्लस इसके साथ में जो आपके मिर्ज़ा खलील बेग की जो किताब है लिसानी तश्कील, तो लिसानी तश्कील आप देख सकते हैं, और लिसानी तश्कील में से और कुछ पॉइंट्स अगर आपको इसमें ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और इसी को रिवाइज़ कीजिए, इसी से ये पॉइंट कवर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।